नमस्ते सर, आज महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी पुण्यतिथि है। इस बारे में आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देशवासियों को यह संदेश देना चाहूंगा कि हमें जो साइंटिफिक टेम्पर है, जो हमारे संविधान का मूलभूत कर्तव्य में सन्निहित है, जो विवेकशीलता है, उसको स्वीकार करें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का स्वयं और दूसरों में प्रादुर्भाव करें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि महात्मा ज्योतिबा फूले का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक था। प्रत्येक युग में एक युग दृष्टा आता है। निसंदेह महात्मा ज्योतिबा फूले युग दृष्टा थे। उन्होंने समाज की जरूरतों को समझा, देश के पिछड़ेपन के कारण को समझा। उन्होंने पाया कि देश का एक बड़ा हिस्सा शिक्षण से वंचित है, स्त्रियां और पिछड़े और दलित वर्ग के लोग। और इसलिए सबसे पहले जब उन्होंने स्त्री शिक्षण के लिए एक पाठशाला की शुरुआत करी, तो उनके पास स्त्री शिक्षिका नहीं थी। उन्होंने अपनी पत्नी को ही शिक्षित किया और उसको उसकी अध्यापिका बनाया। इसके लिए उनको विरोध का सामना करना पड़ा। स्वयं उनके पिता ने उनको घर से निकाल दिया। इसके बावजूद वो विचलित नहीं हुए और उन्होंने एक नहीं 3 पाठशालाओं की शुरुआत कर दी। देश की पहली महिला पाठशाला आधुनिक युग में 1848 ईस्वी में उन्होंने शुरू करी और उसके पश्चात 1851 ईस्वी में उन्होंने सभी वर्गों के लिए पाठशाला की शुरुआत की। उन्हें आलोचना सहना पड़ा, विरोध सहना पड़ा, लेकिन उन्हें शिक्षण का महत्व पता था कि शिक्षण को सब तक पहुंचना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। तो ये संदेश मैं देना चाहूंगा कि प्रत्येक देश के नागरिक को शिक्षित होना चाहिए। जीने का अधिकार का मतलब है शिक्षण का अधिकार भी, ऐसा मैं मानता हूं। और शिक्षित व्यक्ति ही सही दिशा और दशा दे सकता है इस देश को। जी सर, बहुत अच्छा आपने संदेश दिया सबको। वो और बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे और वो समय से काफी आगे थे, आगे सोचते थे। उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? बिल्कुल। उनकी रचनाएं जो हैं, तृतीय रत्न जो उनका नाटक है, वो मनोरंजन के साथ साथ उद्बोधक भी है। छत्रपति शिवाजी पे उन्होंने 908 पोवाड़े लिखे, कविताएं लिखी, एक तरह से आप कह सकते हैं संगीतमय कविताएं, इसलिए उनको एक शिव शाहीर कहना उचित होगा। उच्च वर्गों के चातुर्य, शेतकऱ्यांचं आसूड और अछूतों की कैफियत जैसे मुद्दों पर उन्होंने बड़ी सुंदर पुस्तकें लिखी। वो उनका साहित्य जनमानस की जरूरतों से उपजा था, उनकी पीड़ाओं से पैदा हुआ था। उनकी भाषा और उनकी साहित्यिक शैली बहुत बार बहुत उम्दा ना लगे, लेकिन वो कबीर की तरह ही अक्खड़ और फक्कड़ है। वो भाषा को भाव अनुगामिनी बनाते हैं, वो भाव को भाषा अनुगामिनी नहीं बनाते हैं। और इसलिए उनकी चीजें हृदयस्पर्शी होती हैं। उनके द्वारा लिखे गए साहित्य जो हैं वो छू जाने वाले होते हैं। तो ये सारे मुद्दे उस समय हमारे समाज के लिए बाधा बने हुए थे।
समाज के विकास के लिए। और महाराष्ट्र इसीलिए पुरोगामी हो सका है क्योंकि ऐसे समाज सुधारक यहां आए। ढूंढो केशव कर्वे हों, महात्मा ज्योतिबा फुले हों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हों, देशरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हों, या छत्रपति शाहू जी महाराज हों, इस तरह से महादेव गोविंद रानडे हों, तमाम लोगों ने यहाँ जो समाज सुधार की धारा लाई, उससे यहाँ बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ। और रैशनल थिंकिंग जिसे कहते हैं, विवेकशील विचारधारा पर सोचने वाले लोगों की जो एक बड़ी संख्या निर्माण हुई। यहां एक बात ये मैं कहना चाहूंगा कि ये समाज सुधार के लिए उन्होंने सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की कि सत्य क्या है। हमारा ये मानना है कि अध्यात्म और विज्ञान दोनों सत्य का शोध करते हैं कि सत्य क्या है, और इसलिए सत्य का शोधन किसी भी माध्यम से किया जाए वो समाज उपयोगी है और मनुष्य के हित के लिए है, ये मेरा मानना है। तो ये एक बहुत साहस भरा, बहुत जोखिम भरा काम था उस समय में शिक्षण को आम लोगों तक और स्त्रियों तक ले जाना। आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र को इसका फायदा बड़े पैमाने पर हुआ है। अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे इलाके जो हैं, वहां का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानवीय विकास सूचकांक, वो महाराष्ट्र से काफी नीचे है। इसका कारण यही है कि वहां जाति के आधार पर या फिर जो स्त्रियों को शिक्षण कम होने के कारण वो जो आप कहते हैं कि कार्यस्थलों में उनकी संख्या अत्यंत नगण्य है महाराष्ट्र की तुलना में, इसलिए वहां का पर कैपिटा इनकम भी कम होगा, हेल्थ और दूसरे क्षेत्र में भी उनकी भूमिका कम हो जाएगी, और इस तरह से मानवीय विकास सूचकांक में वो नीचे रह गए हैं। तो ये इन लोगों का योगदान है महाराष्ट्र को कि महाराष्ट्र उन्नत राज्य के रूप में जाना जाता है। जी सर, उन्होंने शिक्षण कार्य में जो करके दिखाया है उसका आज के दौर में क्या परिणाम आपको दिखाई देता है? देखिए, सन 1888 ईस्वी में उन्हें एक बड़ी सभा में महात्मा की उपाधि दी गई। स्वयं महात्मा गांधी ने भी यह माना था कि सच्चे अर्थों में वो महात्मा थे, और इसलिए महात्मा ज्योतिबा फूले ने जो शैक्षणिक क्रांति लाई है महाराष्ट्र में, वो अभूतपूर्व है। उन्होंने लोगों के मनों में जो सही लोग हैं उनके चरित्र को पहुंचाने की कोशिश की, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र को अपने पोवाड़ों के माध्यम से, उनके स्मारक निर्माण की सूचना और विचार ला करके। इसके अलावा उन्होंने एग्रीकल्चर एक्ट सरकार को दबाव में लाकर एग्रीकल्चर एक्ट पास करवाया किसानों के हित में। उन्होंने शेतकार्यांच आशुड़ अर्थात शेतकारियों को जो कष्ट है उसके बारे में, उसकी दुविधा, उनकी संत्रास, उनकी कुंठा के बारे में बहुत सुंदर तरीके से लिखा है अपने साहित्य में। और उन्होंने जो कार्य किया है इन सारे क्षेत्रों में, स्त्रियों के सुधार के मामले में आप स्त्रियों का जो विधवाएं होती थी उनका मुंडन कर दिया जाता था, उसका विरोध किया। उन्होंने स्त्रियों को बराबर का दर्जा दिया, यहां तक कि अधिक का दर्जा दिया, उनको ज्यादा सकारात्मक समझा, और इसलिए उनका जो एक फोटोग्राफ मिलता है, एक चित्र मिलता है, उसमें उनकी पत्नी क्रांति सूर्य जो हैं सावित्रीबाई फुले, वो उनकी बाईं बाजू में ना खड़ी होकर के दाईं बाजू में हैं, दिखाई गई हैं। तो ये सोच जो अग्रगामी सोच है, जो भविष्य की सोच है, उसके साथ आते हैं। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, उन्होंने स्त्री शिक्षण का समर्थन किया, उन्होंने जाति पाति की प्रथा को दूर करने का समर्थन किया और उसको दूर करने के लिए अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की। उन्होंने पूजन पठन सबके लिए शुरू किया। तो ये सारी चीजें बहुत ही अद्भुत थी, अपने समय से काफी आगे थी।
बिल्कुल सर। उसके और उनके साहित्यिक कार्यों के बारे में भी आप क्या कहना चाहेंगे? और जो उन्हें एक पदवी दी गई थी क्रांति सूर्य, उनके साथ उनके साहित्य कार्यों के बारे में आप क्या कहना जी, चाहेंगे? क्रांति को उस रूप में नहीं लेना चाहिए जिस तरह से रेवोल्यूशन को लेते हैं। यहां क्रांति का मतलब है इवोल्यूशन। यहां क्रांति का मतलब है कि जो समाज का रिस्पॉन्स है, क्योंकि आप अगर देखेंगे गुरु नानक देव ने स्थानीय भाषा में अर्थात पंजाबी में, गुरुमुखी में अपने संदेश दिए और एक नई क्रांति वहां स्थापित की, नई सोच वहां तैयार की। पंजाब में अगर आप देखेंगे कि जो नामदेव हैं, जो हमारे जगत गुरु संत तुकाराम हैं या संत ज्ञानेश्वर हैं, उन्होंने मराठी भाषा में अपनी बातें कही जिससे कि बड़ा सुधार आया वारकरी संप्रदाय में। या गुजराती भाषा में नारसी मेहता और उस तरह के तमाम संतों ने लिखा तो ये बड़ा सुधार आया। या फिर आप देखेंगे तथागत गौतम बुद्ध ने स्थानीय भाषा जो है वो पाली में अपनी बातें रखी। या जो वर्धमान महावीर हैं, भगवान महावीर हैं, उन्होंने भी अपनी जो बात है वो प्राकृत में रखी। तो इस तरह से आप अगर देखते हैं तो ये पाते हैं कि उन्होंने वो भाषा चुनी, उन्हें अंग्रेजी आती थी लेकिन उन्होंने वो भाषा चुनी जो आम लोगों के लिए उपयोगी है। उन्होंने वो साहित्य चुना जो लोकोपयोगी है और इसलिए वो लोक कल्याण की भाषा और लोक कल्याण का साहित्य बन गया। बहुत अच्छी बात सर आपने कही है। इसके बारे में हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। जी, मैं देश के युवाओं को कहना चाहूंगा कि प्रत्येक महापुरुष जो हुए हैं, युग दृष्टा जो हुए हैं, उनके व्यक्तित्व में कुछ विशेष है, उनके साहित्य में कुछ विशेष है, उनके कार्य में कुछ विशेष है। तो उन सब से जब भी हम उनकी पुण्यतिथि या जयंती मनाते हैं तो उनसे उनके गुणों को आत्मसात कीजिए, तो हमारा देश विश्व गुरु बनने में पीछे नहीं रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।